जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ डेट म्यूचुअल फंड अगर आप रिडीम करते हैं, सेल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, मींस इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो इसमें कैपिटल गेन अगर आपको होता है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा और क्या सेक्शन 87A की जो रिबेट आपको मिलती है, मींस 12 लाख रुपए तक की जो आपकी इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगता है, क्या वो डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो इसके अलावा देखिए, मैं आपको ओल्ड और न्यू दोनों के हिसाब से बताऊंगा और मैं यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड चाहे वो इक्विटी हो, चाहे हाइब्रिड हो या डेट हो, तीनों के बारे में ही थोड़ा थोड़ा बता के चलूँगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। बट जो मेन फोकस रहेगा वो डेट म्यूचुअल फंड ही रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो कि बहुत फेमस म्यूचुअल फंड है, इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो सेम वैसे ही रहता है जैसे आपका कोई इक्विटी शेयर आप सेल करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो सबसे पहले इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो अगर आपका पैसा प्राइमरली इक्विटी स्टॉक्स के अंदर लगा दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो आप ये बोल सकते हैं, अगर आपने जो भी आपका पैसा लग रहा है, अगर 65% या 65% से ज़्यादा आपका इंडियन इक्विटीज़ में पैसा लगाया जा रहा है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड को आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलेंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। तो डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मतलब ये है कि आपका जो पैसा है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जैसे बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गई, ऐसी स्कीम्स के अंदर पैसा लगाया जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं, अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाता है तो यहाँ पर आपका जो रिस्क एक्सपोजर होता है वो इक्विटी से बहुत कम होता है। तो रिस्क एक्सपोजर कम होने की वजह से आपका जो यहाँ पर रिटर्न होता है वो भी इक्विटी से कम ही मिलता है। एफडी से ज़्यादा मिलता है बट इक्विटी से कम मिलता है। बट आप मान के चलें, जैसे इक्विटी एफडी आपकी बिल्कुल सेफ़ होती है, बिल्कुल सेफ़ तो ये नहीं होता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपका एक्सपोजर मार्केट के अंदर रहता ही है। हाँ, बट ये बोल सकते हैं कि इक्विटी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा रिस्क इसमें कम होता है। बट एफडी की तरह बिल्कुल सेफ़ भी ये नहीं माना जाता है। एफडी से रिटर्न थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है बट बिल्कुल सेफ़ आप नहीं बोल सकते हैं। बट स्टिल आप बोल सकते हैं कि इक्विटी के में पैसा अगर आप लगाना चाहते हैं तो वहाँ बाद बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। टोटली ही आपका पैसा मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। बट यहाँ पर जो है रिस्क आपका थोड़ा कम रहता है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पैसा आपका डेट के अंदर लगा दिया जाता है। वहीं डेट म्यूचुअल फंड अगर आप बोलेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी, अगर आपका 65% से ज़्यादा का पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर लगाया जा रहा है, जैसे कि बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो उस केस में फिर इसको हम बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड। इसके अलावा हम एक और म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या है, अगर आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों के अंदर लगाया जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो देखिए, अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो हाइब्रिड फंड है वो इक्विटी फंड है या डेट फंड है। मीन्स आपका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, इक्विटी के हिसाब से होगा या डेट के हिसाब से होगा। तो इसके लिए एक डेफिनेशन बताई गई है, अगर आपका पैसा 65% या 65% से ज़्यादा इक्विटी के अंदर लगा दिया जाता है तो ऐसे फंड्स को हम बोलते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। और इनका जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो सेम ऐसे ही होता है जैसे कि आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का होता है या फिर इक्विटी शेयर्स का होता है। वहीं अगर आपका पैसा जो लगाया गया है अगर वो 65% से कम है इक्विटी में, मतलब 35% से ज़्यादा होना चाहिए, 35% से ज़्यादा, बट 65% से कम होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं अगर आपका पैसा 35 से 64% के बीच में अगर इक्विटी में लगाया गया है तो ऐसे फंड को हम बोलते हैं बैलेंस्ड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, जिसका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो डेट म्यूचुअल फंड की तरह ही होगा। तो जब हम टैक्स ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो आपको वहाँ क्लैरिटी हो जाएगी कि टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जाता है। बट मैंने आपको यहाँ पर बेसिक क्लैरिटी देने की कोशिश की है कि किस किस तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं और आपका इनका मतलब क्या होता है। अब ये जो परसेंटेज है 65%, 35%, देखिए इनके ऊपर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी ब्रोकर के पास आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ब्रोकर आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट देगा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो उस स्टेटमेंट के अंदर ये क्लियरली मेंशन किया होगा कि ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या हाइब्रिड फंड है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का मतलब है कि इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर टैक्स ट्रीटमेंट आपको इक्विटी के अकॉर्डिंग करना होगा। अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है तो वहाँ पर टैक्स आपका जो रिस्क एक्सपोजर होता है वो कम होता है, तो वहाँ पर जो ट्रीटमेंट होगा टैक्स का वो डेट म्यूचुअल फंड वाला ही होगा। तो ये चीज़ें आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मेंशन कर दी होंगी। बट स्टिल आप ज़्यादा क्लैरिटी अगर आपको तब भी डाउट रहता है तो आप जो है अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं, वो आपको क्लैरिटी कर देगा। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन की। तो जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम लोग इक्विटी के अंदर ही पैसा लगाते हैं।
तो इसको लेके क्लैरिटी भी होगी। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम का है, या आप बोल सकते हैं आपने जो सेल किया है वो 1 साल के अंदर ही सेल कर दिया, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है और यहाँ पे 20% टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है, आपने 1 साल के बाद सेल किया है, 12 महीने के बाद सेल किया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और यहाँ पे 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 1,25,000 क्रॉस होने के बाद आपको 12.5% पे करना पड़ता है। अब सपोज़ करें आपका 1,50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो इसमें से 1,25,000 आपका माफ़ हो जाएगा, बचे हुए 25,000 के ऊपर ही आपको 12.5% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलें या इक्विटी शेयर बोलें, जिसके ऊपर आप एसटीटी पे करते हैं, दोनों का जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो सेम ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की, डेट म्यूचुअल फंड की। तो डेट म्यूचुअल फंड में देखिए जो डेट ऑफ परचेज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डेट म्यूचुअल फंड अगर आपका ऐसा है जहां आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले ही परचेज़ करके रखा हुआ है और आपका होल्डिंग पीरियड 24 महीने से ज़्यादा है या 2 साल से ज़्यादा का है, तो वहाँ आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, जहाँ पर आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा बिना किसी इंडेक्सेशन के, मीन्स इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं डेट म्यूचुअल फंड आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले परचेज़ किया है और आपका होल्डिंग पीरियड 24 महीने से कम का है, तो वहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, वहाँ पर आपका इनकम टैक्स का स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। वहीं तीसरी कंडीशन ये होती है कि आपका जो ये डेट म्यूचुअल फंड परचेज़ आपने किया है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद ही परचेज़ किया है या 1 अप्रैल 2023 को परचेज़ किया है, तो उस केस में होल्डिंग पीरियड का कंसेप्ट चलता ही नहीं है। 24 महीने, 36 महीने, 1 साल, कोई भी होल्डिंग पीरियड का कंसेप्ट नहीं चलता है। वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपका इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इनकम टैक्स स्लैब जैसे आपकी सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स स्लैब होता है, बिजनेस इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, रेंटल इनकम के ऊपर होता है, अदर सोर्सेज में डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम होती है, वहाँ पर आप इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल करते हैं, यहाँ पर भी सेम आपका इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। तो डेट म्यूचुअल फंड में डेट ऑफ परचेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहीं हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया था, अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर 65% या उससे ज़्यादा है, तो इनका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो इक्विटी शेयर की तरह ही होगा या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की तरह ही होगा, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया था। 20% होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 12.5%। वहीं अगर इक्विटी एक्सपोजर 65% से कम है तो इसका डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की तरह ही टैक्स ट्रीटमेंट होगा, और डेट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 12.5%। अगर 1 अप्रैल 2023 के पहले परचेज़ की है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आपका टैक्स स्लैब लग जाएगा। अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद ही आपकी अगर परचेज़ है तो फिर आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही पे करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो हमने टैक्स ट्रीटमेंट देख लिया, अब हम देख लेते हैं सेक्शन 87A की रिबेट कब मिलेगी। तो सेक्शन 87A की रिबेट के लिए साथियों आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कभी भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के ऊपर नहीं मिलती है, वो केवल हमेशा इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही मिलती है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं और आप जानते हैं 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो अब यहाँ जो भी आपका डेट म्यूचुअल फंड या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जहाँ पर भी स्पेशल रेट लग रहा होगा, मीन्स 20%, 12.5% या जो भी स्पेशल रेट होता है, अगर वो लग रहा होगा तो आपको 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट जहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% का रेट लग जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% का रेट लग जाता है, जो कि स्पेशल रेट कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर डेट म्यूचुअल फंड की बात करूं और आपने वो 1 अप्रैल 2023 से पहले परचेज़ किया है और होल्डिंग पीरियड 24 महीने से ज़्यादा का है, तो यहाँ पर भी रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी स्पेशल रेट लग जाता है 12.5% का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये माना जाता है। वहीं डेट म्यूचुअल फंड आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले परचेज़ किया है और होल्डिंग पीरियड 24 महीने से कम का है, तो यहाँ आपको ज़रूर रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और यहाँ पर जो टैक्स आपको पे करना पड़ता है वो इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है। तो जब इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो गया तो इसका मतलब स्पेशल रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो आप बोल सकते हैं अगर आपका यहाँ पर गेन हुआ है और 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी। वहीं अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड आपने 1 अप्रैल 2023 को या 1 अप्रैल 2023 के बाद ही परचेज़ किया होगा और अब आप सेल करते हैं फाइनेंशियल 25-26 में, तो वहाँ पर भी आपको रिबेट मिल जाएगी 87A की, क्योंकि यहाँ पर आपका होल्डिंग पीरियड देखा नहीं जाता है, आपको इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको इस डेट म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट हो जाता है और आपकी टोटल इनकम मिला के कोई सैलरी भी आपकी हो गई, कोई रेंटल इनकम भी हो गई, ये डेट म्यूचुअल फंड भी आपने सेल कर लिया और 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम है, तो आपको टैक्स जीरो पे करना है, या आपकी कोई और इनकम है ही नहीं, केवल डेट म्यूचुअल फंड से ही इनकम थी और 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आपका 12 लाख प्रॉफिट के ऊपर जीरो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो गया। तो साथियों ये था वीडियो डेट म्यूचुअल फंड को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आपको जानने के लिए, जहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, कितना % टैक्स पे करना पड़ता है और 87A का रिबेट मिलता है या नहीं मिलता है। थैंक यू वेरी मच।